एक सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं आज के डीप डाइव की। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी सिचुएशन पर गौर करते हैं जो शायद हर इंसान ने कभी ना कभी ख्यालों में जरूर बुनी होगी। अरे अगर अचानक आज ठीक इस वक्त 10 लाख रुपए मिल जाएं तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आएगा? 10 लाख। ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद तुरंत शॉपिंग करने का प्लान बनने लगेगा। सही बात है। या फिर कुछ लोग ट्रैवल करने के बारे में सोचेंगे, किसी लंबी छुट्टी पर निकल जाने का, किसी दूर की डेस्टिनेशन पर। हाँ, और कुछ लोग इन पैसों को रिलेटिव्स की या दोस्तों की हेल्प करने में लगाने का सोचेंगे। और बचे हुए लोग शायद इस बड़ी अमाउंट को सीधा बैंक अकाउंट में रख देंगे, ये सोचते हुए कि बाद में आराम से फैसला किया जाएगा कि आखिर करना क्या है इन पैसों का। लेकिन यहाँ एक ऐसी रियलिटी है, एक कड़वी सच्चाई है जो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या? सच ये है कि अगर मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा अचानक आ जाए वो मतलब ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है। ये सच में होता है क्या, या बस कहावत है? नहीं, ये कोई हवा में बनाई हुई थ्योरी नहीं है। रिसर्च इस बात का बहुत बड़ा हवाला देती है कि लॉटरी विनर्स जिन्हें अचानक से बेहिसाब पैसा मिलता है, उनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज कुछ ही सालों में फाइनेंशियली वर्स ऑफ हो जाता है। यानी उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। एग्जैक्टली। वो उस मुकाम से भी नीचे गिर जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि पैसा आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा समझना। पैसे का आना एक इवेंट है, पर उसे मैनेज करना एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। और यही इस पूरे डीप डाइव का कोर मैसेज है आज जिस मटेरियल के अंदर गहराई से उतरा जा रहा है वो है बोला सुकुम्बी की बेहद पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक क्लेवर गर्ल फाइनेंस। बिल्कुल। और ये डिस्कशन सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए इस बारे में नहीं है। पैसा कमाना तो बस एक हिस्सा है। हाँ, ये डीप डाइव ये सिखाता है कि जो पैसा मेहनत से कमाया गया है उसे मैनेज कैसे किया जाए, उसे ग्रो कैसे किया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस पैसे के जरिए जिंदगी में एक मुकम्मल फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जाए। तो अगले कुछ मिनट में इस डीप डाइव का मिशन बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड है। हम समझेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रियल मीनिंग क्या है, लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद ब्रोक क्यों रहते हैं, और एक स्मार्ट फाइनेंशियल जर्नी आज अभी कैसे शुरू की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस टर्म को पूरी तरह से गलत ही समझते हैं। सही कहा। जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है तो दिमाग में क्या इमेज बनती है? आमतौर पर दिमाग में आता है बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए होना, या फिर एक बहुत बड़ा आलीशान घर होना जिसमें हर तरह की लग्जरी हो, या बाहर ड्राइववे में महंगी लग्जरी कार्स खड़ी होना। हाँ, ऐसा लगता है जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का सीधा कनेक्शन दिखावे से है। लेकिन बोला सुकुम्बी इस किताब में बहुत सफाई से कहती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रियल मतलब इस दिखावे से, इस मटेरियल शो ऑफ से बिल्कुल अलग है। तो असली मतलब है क्या? इसका असली मतलब सीधा इंसान की मेंटल पीस से जुड़ा है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और इसकी गहराई को महसूस कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको मनी के लिए कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। एक बार फिर इस लाइन की ताकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको मनी के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, ये समझें। अगर कोई ऐसी जॉब है जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जो मेंटली ड्रेन कर रही है, तो उस जॉब को बिना किसी डर के छोड़ सकने की आजादी, क्योंकि एक फाइनेंशियल कुशन, एक मजबूत बैकअप पीछे मौजूद है। एग्जैक्टली। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का ख्वाब बरसों से दिमाग में है, तो बिना इस खौफ के रिस्क ले सकने की आज़ादी कि अगले महीने का रेंट कैसे जाएगा, या फिर अगर अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की बेहतर केयर करनी है, किसी मेडिकल जरूरत में उनके काम आना है, तो किसी की परमिशन लेने की या पैसों की कमी की वजह से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यही आज़ादी है, रियल सच्ची आज़ादी जो रातों की नींद बेहतर करती है। और ये आज़ादी सिर्फ सैलरी से कभी नहीं आती। यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझना होगा, सैलरी और एसेट्स के बीच का फर्क। बिल्कुल। सैलरी एक ऐसी इनकम है जो सिर्फ तब आती है जब एक्टिव रूप से काम किया जाता है। सुबह उठकर काम पर गए तो पैसा आया। अगर किसी वजह से काम करना बंद करना पड़ा, चाहे बीमारी हो या इकोनॉमी की आफत, तो इनकम आना तुरंत बंद हो जाता है। सैलरी एक एक्टिव ट्रेड है, वक्त और पैसे के बीच। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है जब एसेट्स काम करते हैं, यानी वो चीजें जो लगातार वैल्यू बनाती हैं, चाहे कोई सो रहा हो। हाँ, जब पैसा खुद अपने मालिक के लिए नया पैसा बनाना शुरू कर देता है, उसे एसेट कहते हैं। यही फर्क है फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने में और सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में।
अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो सबके दिमाग में आता है। लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल आखिर क्यों करते हैं? अच्छी इनकम वाले लोग भी। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, इनकम ठीक होती है, फिर भी उनके बैंक अकाउंट्स खाली क्यों रहते हैं? इसका रीजन बहुत ऑनेस्ट है। लैक ऑफ एजुकेशन, है ना? सही पकड़ा, सही तालीम का ना होना। ध्यान दीजिए कि स्कूल और कॉलेज में कितनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स मैथ इक्वेशंस, हिस्ट्री, साइंस की बड़ी बड़ी थ्योरीज। लेकिन मनी मैनेजमेंट जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है, वो ऑलमोस्ट कभी नहीं सिखाई जाती। ज्यादातर लोग एडल्टहुड में एंटर कर जाते हैं, उनकी पहली सैलरी हाथ में आ जाती है बिना बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझे। बजटिंग कैसे होती है, इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जादू कहा जाता है, वो दिमाग में क्यों नहीं डाला जाता? क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, इन सब की कोई फॉर्मल एजुकेशन सोसाइटी में है ही नहीं, और इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है। लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। कर्जे के जाल में। सोसाइटी सिखाती है कि खुशियां खरीदने से मिलती हैं, तो लोग क्रेडिट कार्ड का डेट लेने लगते हैं। इम्पल्सिव स्पेंडिंग शुरू हो जाती है। यानी बिना सोचे समझे सिर्फ इमोशंस के बेस पर खर्चा, और सेविंग्स का पैटर्न बिल्कुल जीरो। महीने के शुरू में सैलरी आती है और आखिर में वॉलेट खाली। एक ऐसी ट्रेडमिल जिस पर इंसान दौड़ तो लगातार रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा है। इस साइकिल के अंदर एक और बहुत डेंजरस पैटर्न शुरू होता है, एक साइलेंट किलर, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। पहले एक छोटी कार होती है, फिर प्रमोशन मिलता है, तो अचानक लगता है कि अब इस स्टेटस के हिसाब से बड़ी कार होनी चाहिए। पहले दोस्तों के साथ किसी आम जगह पर खाना खाते थे और खुश थे। इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसिव कैफेज और फाइन डाइनिंग शुरू हो गई। जैसे ही इनकम का ग्राफ ऊपर आता है, खर्चे भी ठीक उसी स्पीड से बराबर हो जाते हैं। इंसान को लगता है कि वो ज्यादा कमा रहा है तो अमीर हो रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी नेटवर्थ वहीं खड़ी है। और जब खर्चे इनकम के बराबर हो जाएं तो सेविंग्स नहीं होती, और बिना सेविंग्स के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन चुपचाप सारी वेल्थ को खा जाती है। इसीलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो इस ट्रैप से बाहर निकलता है, सेविंग की, और एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाने की। यहाँ सेविंग का सही नजरिया समझना जरूरी है। लोगों को लगता है सेविंग का मतलब माइजर बन जाना, कंजूस बन जाना, जिंदगी की सारी खुशियां खत्म कर देना। लेकिन क्लेवर गर्ल फाइनेंस के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सही नजरिया क्या है? सेविंग का असली मतलब खुद को सजा देना नहीं है। ये अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए फ्रीडम और सिक्योरिटी को डिलिबरेट तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ सेट असाइड करना है। आज के थोड़े से सैक्रिफाइस के बदले कल की बहुत बड़ी आजादी खरीदना। इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है, 50-30-20 रूल। ये रूल कैसे काम करता है? इस रूल के हिसाब से किसी भी इनकम का 50% नीड्स पर लगना चाहिए। नीड्स यानी वो जरूरी खर्चे जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। घर का रेंट, बेसिक खाना, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। फिर 30% वांट्स पर, जो चाहिए तो हैं पर जरूरी नहीं है, जैसे बाहर खाना, नए कपड़े या कोई छुट्टी प्लान करना। और बचा हुआ 20% जाना चाहिए सेविंग और इन्वेस्टिंग पर। ये वो पैसा है जो फ्यूचर बिल्ड करेगा। लेकिन हो सकता है किसी की करंट सिचुएशन ऐसी हो कि 20% सेव करना नामुमकिन लगे, फिर क्या करें? तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 20% आसान नहीं है तो 10% से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर वो भी मुश्किल है तो 5% से शुरू करें। पैसों की अमाउंट उतनी मैटर नहीं करती जितनी शुरुआत करना मैटर करता है। हैबिट बिल्ड करना जरूरी है। हैबिट बन गई तो परसेंटेजेस वक्त के साथ एडजस्ट किए जा सकते हैं। और इसी सेविंग हैबिट का सबसे पहला गोल होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड। किसी भी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे पहला और जरूरी माइलस्टोन। ये फंड कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जो 3 से 6 महीने के सारे जरूरी एक्सपेंसेस यानी सारी नीड्स को कवर कर सके। इतनी बड़ी अमाउंट बैंक में अकेले क्यों छोड़ दी जाए? क्योंकि इमरजेंसीज कभी कैलेंडर पर डेट बताकर नहीं आती। अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या जॉब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर उस बुरे वक्त में मजबूत इमरजेंसी फंड नहीं है तो मजबूरन हाई इंटरेस्ट कर्जे का रास्ता लेना पड़ता है, और क्रेडिट कार्ड के डेट से निकलना सालों का वक्त ले लेता है। इमरजेंसी फंड असल में पैसा नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड है। और जब ये सेट हो जाए तब बारी आती है इन्वेस्टिंग की, जो सच में वेल्थ बनाती है। यहाँ सोसाइटी में बड़ा मिथ है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, या सिर्फ उनके लिए जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं। हकीकत में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है
आज पैसा लगाओ ताकि कल वो पैसा बढ़कर ज्यादा पैसा बन के वापस मिले। ये अपने पैसों को काम पर लगाना है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। और इस दुनिया के अंदर एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट छुपा है, कंपाउंड ग्रोथ। इसे समझना सबसे जरूरी है। इसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। बिल्कुल, उनका मानना था कि जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे पे करता है। ये काम कैसे करता है, आसान शब्दों में? इसमें रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए और उस पर 10% रिटर्न मिला, तो पहले साल के एंड में वो 1,10,000 हो गए। यहाँ तक तो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट जैसा लगता है। लेकिन असली जादू अगले साल शुरू होता है। अगले साल सिर्फ ओरिजिनल 1 लाख पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस 1,10,000 की पूरी अमाउंट पर रिटर्न मिलता है। यानी कमाए हुए इंटरेस्ट ने भी अब इंटरेस्ट कमाना शुरू कर दिया है। ये चेन जब सालों तक चलती है तो इसका असर दिमाग को हैरान कर देता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ, द 4 करोड़ एग्जाम्पल। ये नंबर्स दिमाग क्लियर कर देंगे। अगर 25 साल की एज से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं, सिर्फ 5,000, अगर इन्हें 10% के एवरेज रिटर्न पर लगातार इन्वेस्ट किया जाए तो 60 की एज आते आते वो अमाउंट रफली 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। 60 की आयु आते आते 35 साल बाद। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? हर महीने 5,000 के हिसाब से 35 साल में जो एक्चुअल पैसा पॉकेट से गया वो सिर्फ 21 लाख रुपए था। सिर्फ 21 लाख, लेकिन अकाउंट में 4 करोड़ से ज्यादा है। बाकी का लगभग 3.8 करोड़ रुपीस कहां से आया? वो कंपाउंड ग्रोथ की ताकत है। वो पैसा वक्त ने बनाया है। सही पकड़ा, ये मेहनत का नहीं, टाइम का जादू है। पर इस जादू को काम करने देने के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए होती है। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी तेजी से ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा। ऐसे डर के वक्त में पैनिक होकर सेल नहीं करना है, पेशेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, टाइम इन द मार्केट टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम इन द मार्केट टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मार्केट को सही वक्त पर पकड़ने की कोशिश करना, बाय लो सेल हाई का टाइम ढूंढना, ये एक्सपर्ट्स के लिए भी नामुमकिन है। बेहतर रास्ता है लगातार लंबे वक्त तक टिके रहना। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो उतना ही जरूरी है, डेट यानी कर्जा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर तरह का डेट बुरा होता है, पर फाइनेंस की दुनिया में सब डेट एक जैसे नहीं होते। गुड डेट और बैड डेट में फर्क होता है। गुड डेट वो होता है जो आगे चलकर इंसान को ग्रो करने में हेल्प करे, जैसे एजुकेशन लोन जो नई स्किल सिखाएगा और बेहतर इनकम दिलाएगा, या बिजनेस लोन जो प्रॉफिटेबल बिजनेस फंड करेगा। ये सोच समझ कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ होता है बैड डेट, वो खतरनाक कर्जा जो सिर्फ आज के लाइफस्टाइल को फंड करता है। हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड डेट, जहां 30-40% सालाना इंटरेस्ट लग रहा है, नए फोन्स, लग्जरी आइटम्स, दिखावे की वेकेशंस के लिए पर्सनल लोन्स, जिनकी वैल्यू खरीदते ही कम हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस बैड डेट को एलिमिनेट करना सबसे अर्जेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसे खत्म करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है डेट स्नोबेल मेथड। मैथ्स तो कहता है कि सबसे हाई इंटरेस्ट वाले लोन को पहले क्लियर करो, है ना? जिसे डेट एवलांच कहते हैं। पर ह्यूमन साइकोलॉजी वहां फेल हो जाती है, क्योंकि बड़ा लोन क्लियर होने में वक्त लगता है और मोटिवेशन टूट जाती है। वहीं पे डेट स्नोबेल मेथड काम आता है। इस मेथड में सारे डेट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है और सबसे छोटी अमाउंट वाले डेट को सबसे पहले क्लियर किया जाता है, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो। जब एक छोटा डेट पूरी तरह क्लियर होता है तो दिमाग में जीत का एहसास होता है। एक डोपामीन रिलीज होता है। इस छोटी जीत से जो साइकोलॉजिकल मोमेंटम बनता है वो अगले थोड़े बड़े डेट्स को क्लियर करने में बहुत ताकत देता है। और धीरे धीरे ये स्नोबॉल एक एवलांच बनकर सारे बड़े डेट को खत्म कर देता है। इसके बाद फाइनेंशियल प्लान को बुलेट प्रूफ बनाती हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आज के अनसर्टेन वक्त में सिर्फ एक सिंगल सैलरी पे डिपेंड रहना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो एक पिलर गिर गया तो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर धराशायी हो सकता है। इसीलिए एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जरूरी है। साइड स्किल से फ्रीलांस इनकम, पैसिव इनकम या प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम। जब 2-3 जगह से पैसा आता है तो डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सबसे क्रूशियल रूल है। वो क्या? इस नई एक्स्ट्रा इनकम को कभी भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करने में नहीं लगाना है।
नए खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। इस एक्स्ट्रा इनकम को स्ट्रिक्टली वेल्थ बिल्ड करने में और इन्वेस्टिंग में लगाना है। तो अब जब ये सारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझ लिए गए हैं, वक्त आ गया है इस पूरी नॉलेज को प्रैक्टिकल रियलिटी में लाने का। ऐसे 5 क्लियर स्टेप्स हैं जिनसे ये जर्नी इसी वक्त शुरू की जा सकती है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करें। 1 महीने के लिए हर पैसा नोट होना चाहिए कि कहाँ से आया और किस जगह गया। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। किसी भी और इन्वेस्टमेंट से पहले यह सबसे अर्जेंट गोल होना चाहिए। जब तक 3 से 6 महीने का खर्चा सिक्योर ना हो जाए, पूरा फोकस इसी पर रहना चाहिए। स्टेप 3, बैड डेट को पूरी तरह एलिमिनेट करें, स्नोबॉल मेथड का यूज करके। और जब तक ये क्लियर ना हो, कोई नया बैड डेट बिल्कुल ना ले। स्टेप 4, इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझना शुरू करें। कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, बस इंडेक्स फंड्स और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट समझें। और आखिरी स्टेप 5, कंसिस्टेंट और ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग शुरू करें। शुरुआत में अमाउंट छोटी ही सही, पर रेगुलर होनी चाहिए। इसे ऑटोमेटिक कर दें ताकि हर महीने सोचना ना पड़े। तो इस डीप डाइव को एक फाइनल, बेहद एम्पावरिंग थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी एक दिन में या एक लॉटरी से नहीं आती। पर अगर राइट हैबिट्स को लगन से अपना लिया जाए और सालों तक कंसिस्टेंसी रखी जाए, तो इस आज़ादी को ज़रूर अचीव किया जा सकता है। बैकग्राउंड या आज की इनकम कितनी छोटी है, ये मैटर नहीं करता। नॉलेज और एक्शन बदलाव लाते हैं। इस सच्चाई को हमेशा दिमाग में बिठा लेना चाहिए। मनी अर्न करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मनी मैनेज करना और ग्रो करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज की इस डिस्कशन से ऐसी वैल्यू मिली है जो फ्यूचर को बेहतर बना सकती है, तो पावर बुक हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस डीप डाइव को लाइक कीजिए और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए कि कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सबसे पहले स्टार्ट करने का इरादा है, और अगली डीप डाइव किस किताब पर होनी चाहिए ये भी बताएं। क्योंकि यहाँ पावर बुक हब पर हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम पावरफुल थिंकिंग बिल्ड करते हैं। पर जाने से पहले एक आखिरी, थोड़ा अलग ख्याल जो पूरे नजरिए को चैलेंज कर देगा। कैसा ख्याल? फुरकात में सोचिए, क्या हमारा दुनिया का ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इंटेंशनली, जानबूझकर आम इंसान को फाइनेंशियली इलिटरेट रखने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि लोग क्रेडिट कार्ड्स पर जिंदा रहें और बेवजह का खर्चा लगातार चलता रहे? एक ऐसा सवाल है जिस पर अकेले में बैठकर विचार करना बनता है, क्योंकि जब खेल के नियम समझ आ जाते हैं तो जीतना आसान हो जाता है। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।